हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान कक्षा 7 एनसीईआरटी पर आधारित बुक का अध्याय फर्स्ट, अध्याय सेकंड और अध्याय थर्ड, ये तीनों ही अध्यायों के सारे पॉइंट क्लियर करवाएंगे, जिससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे पहले हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट करवा चुके हैं। जिसने भी ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अध्याय फर्स्ट, पादपों में पोषण। फर्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं जिन्हें हम पोषक कहते हैं। भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी भोजन के घटक हैं और ये क्या होते हैं? हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पादप अपना भोजन जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से बना सकते हैं। पादप जो पेड़ पौधे होते हैं वह कैसे भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। और उसमें किस किस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, जल की, इनके द्वारा पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। नेक्स्ट, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है वह स्वपोषण है। ऐसे पादप स्वपोषी कहलाते हैं। जो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं जिसे हम विषमपोषी कहते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह तो हो जाते हैं स्वपोषी, और जो अन्य जीवों और अन्य पादपों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी। नेक्स्ट पॉइंट है पत्तियों पादपों की खाद्य फैक्ट्री होती है। पत्तियां जो होती हैं वह पादपों मतलब पेड़ पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पत्तियां ही भोजन बनाने का कार्य करती हैं, इसीलिए इनको खाद्य फैक्ट्री कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जड़ द्वारा अवशोषित जल तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। इसमें से कुछ पॉइंट कक्षा 6 वाली वीडियो में बता चुके हैं, जो यहाँ फिर से दोहराए जा रहे हैं। जिसने ना देखा हो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है पत्ती में उपस्थित रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। पत्ती में उपस्थित रंध्र होते हैं तो उन्हीं से कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में उपस्थित होती है वह पत्तियों में रंध्रों के द्वारा प्रवेश करती है। आगे दिखाएंगे आपको रंध्र कहाँ पे होते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। जल एवं खनिज किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं? वाहिकाओं के द्वारा। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं सतत मार्ग बनाती हैं। सतत मतलब लगातार मार्ग बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। किसको क्लोरोफिल कहते हैं? पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। अब देखेंगे पत्ती की संरचना। ये देखिए, ये पत्ती है, ये किनारे में जो होते हैं ये रंध्र होते हैं। ये देखिए पत्ती की आंतरिक संरचना है और ये द्वार कोशिकाएं होती हैं। ये रंध्री, यहाँ पे रंध्री द्वार होते हैं। और नीचे देखेंगे पत्ती की काट। ये पूरी पत्ती की काट दिखाई गई है जिसमें ये जो है ये द्वार कोशिकाएं हैं और पत्ती में ये यहाँ पे रंध्र होते हैं ऐसे, और ये जो छोटे छोटे बिंदु के आकार के हैं ये क्लोरोफिल हैं। ये तीनों चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। आगे देखेंगे स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है स्टार्च? कार्बोहाइड्रेट।
पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का होना दर्शाती है। अगर पत्ती में स्टार्च उपस्थित है तो उसका मतलब प्रकाश संश्लेषण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंगों की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होती है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त जो अन्य रंगों की पत्तियां होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तालाब अथवा ठहरे हुए जलों में हरे और पंखी काई जैसे पादप शैवाल कहलाते हैं। तालाब में और जहाँ का जल बहता नहीं है, रुका रहता है, वहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि हरे कलर का एक काई जैसा कुछ दिखता है, उसी को क्या कहते हैं? हम शैवाल कहते हैं। काई को वो पंखी भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शैवाल अपना भोजन कैसे बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। तो ये क्या हुए? स्वपोषी हुए। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। किससे किससे कार्बोहाइड्रेट बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर। नेक्स्ट पॉइंट है, अमरबेल के पादप में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल पोषकों से वंचित कर देते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। परजीवी किन्हें कहते हैं? अमरबेल को। ये देखिए एक बड़ा सा वृक्ष है और इसमें जो ये पीले कलर का दिख रहा है ये अमरबेल है। ये पूरे वृक्ष के ऊपर आरोहित है या छाया हुआ है। तो अमरबेल का पादप कैसा होता है? इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि जिस पेड़ के ऊपर छाए रहते हैं उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसी के जो पोषक तत्व रहते हैं वो सब ये ले लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, परपोषी पादप अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। आरोहित मतलब फैले हुए होते हैं या चढ़े हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ पादप एवं अन्य जीव दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं जिन्हें विषमपोषी कहते हैं। दूसरे जीवों पर जो निर्भर रहते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के उदाहरण है। घटपर्णी कैसा पौधा है? कीटभक्षी पादप है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, ऐसा कुछ होता है और इसमें एक ऊपर ढक्कन जैसा बना रहता है। इसका ढक्कन खुला रहता है और एक विशेष प्रकार की गंध निकालता है जिससे कीड़े आकर इसमें फंस जाते हैं। जब कीड़े फंस जाते हैं तो इसका ढक्कन बंद हो जाता है और ये कीड़ों को खा जाता है, इसलिए इसे कीटभक्षी पादप कहा गया है। नेक्स्ट, कवक उन स्थानों पर उगते हैं जो नम एवं उष्ण हों। कहाँ उगते हैं कवक? जो स्थान नम एवं उष्ण होते हैं वहाँ पर उगते हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। लाइकेन कहे जाने वाले जीवों में दो भागीदार होते हैं, इनमें से एक शैवाल होते हैं और दूसरा कवक होता है। लाइकेन जो कहे जाते हैं उसमें दो भागीदार होते हैं, कौन कौन से? शैवाल और कवक। नेक्स्ट पॉइंट, शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। शैवाल जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। किस लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए। आगे देखेंगे, चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में राइजोबियम पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। किसमें पाए जाते हैं? चना में, मटर में, मूंग में, सेम में। ऐसे पादपों में जो फलीदार होते हैं उनमें राइजोबियम पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। जो हरा रंग का वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, जब इन दोनों की क्रिया होती है तो क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। किसकी उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश उपस्थित होना चाहिए और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ये देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिखाई गई है सूरजमुखी में। ये सूरजमुखी है और ये इसकी पत्तियां हैं। पत्तियां भोजन बनाने का कार्य करती हैं। तो ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ये पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित है। यहाँ से जल एवं खनिज लवण प्राप्त होते जल एवं खनिज प्राप्त होते हैं। तो ये हो गई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया।
आगे देखेंगे, ऐसी पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतजीवी कहलाते हैं। कौन मृतजीवी कहलाते हैं? ऐसे जीव जो किसी मृत एवं विघटित, किसी मरे हुए या विघटित हुए जैविक पदार्थों से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। और जो जीव इसे करते हैं उनको कहते हैं, वह मृतजीवी कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? यह होता है सहजीवी संबंध। जब जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास, घर या पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। अब देखेंगे अध्याय 2, प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण कैसे होता है? अभी तक पादपों में पोषण पढ़ा था, अब प्राणियों में पोषण पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता एवं भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसकी विधि सम्मिलित है। क्या है? शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। पाचन का कार्य होता है, क्या होता है पाचन का कार्य? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना पाचन कहलाता है। खाद्य अंतर ग्रहण की निम्नलिखित विधियां हैं। कौन कौन सी? खाद्य अंतर ग्रहण, खाद्य को जब अंदर खाते हैं किसी खाद्य पदार्थ को तो उसकी कौन कौन सी विधियां हैं? छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना, निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूषण आदि, ये सभी खाद्य अंतर ग्रहण की विधियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टारफिश, तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार करती है, मतलब खाती है। यह अपने मुख से अमाशय निकालकर जंतु के कोमल भाग को खाती है। क्या करती है? अपने मुख से उन जंतुओं के अमाशय को निकाल लेती है और उसके कोमल भाग को खाती है। आगे देखेंगे, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाल रस स्रावित करती है। मधुमक्खी और मरमर पक्षी को ही हमिंग बर्ड कहते हैं, पौधों के मकरंद चूसते हैं। कौन कौन चूसते हैं पौधों के मकरंद? मधुमक्खी और मरमर पक्षी, या इसी को हमिंग बर्ड कहते हैं। हमारे शरीर में भोजन एक सतत नली से होकर गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। कहाँ से कहाँ तक जाती है? मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक। आगे हम दिखाएंगे इसमें कि मुख गुहिका कहाँ पे होता है, गुदा कहाँ पे होता है। नेक्स्ट, भोजन जिस नली से होकर गुजरता है उनका क्रम इस प्रकार है। मुख गुहिका, ग्रास नली या इसी को ग्राशिका कहते हैं, अमाशय, क्षुद्रांत को ही छोटी आंत कहते हैं, बृहदांत इसी को बड़ी आंत कहते हैं, मलद्वार अथवा गुदा, ये सभी भाग मिलकर पाचन नली का निर्माण करते हैं। ये देखिए, ये मानव का पाचन तंत्र है। ये मुख है और ये देखिए यहाँ पे ये मुख गुहिका है और ये लाला ग्रंथि होती है यहाँ पे। एक मिनट, ये यहाँ पे मुख गुहिका है यहाँ पे और ये लाला ग्रंथि है। ये यकृत होता है, ये पित्ताशय होता है और ये अमाशय है, ये अग्नाशय है, ये क्षुद्रांत या छोटी आंत है और ये जो बड़ी आंत है इसी को बृहदांत कहते हैं और ये मलाशय है और ये सबसे नीचे जो है ये क्या है? गुदा है। इस चित्र में दिखाया गया है, अच्छे से देख लीजिए। आगे देखेंगे, लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती हैं। कौन कौन पाचक रस स्रावित करता है? लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। पाचन तंत्र का निर्माण आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर करती हैं। कौन कौन करते हैं? आहार नाल और उनसे संबंध ग्रंथियां, संबद्ध ग्रंथियां। हमारे दूध के दांत लगभग 8 वर्ष की आयु में गिर जाते हैं। दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं, चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक, कृंतक। चवर्णक कितने होते हैं? 6, अग्रचवर्णक 4 होते हैं, रदनक 4 होते हैं, कृंतक 2 होते हैं। जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। कैसा अंग है ये? मांसल पेशी अंग है।
ग्रसिका गले एवं वक्ष में होती है। कहाँ होती है ग्रसिका? हमने पीछे आपको दिखाया था कि वो कहाँ पे होती है, गले और वक्ष में होती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा यू आकार की आकृति का होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। अमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है अमाशय का आंतरिक स्तर? श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडली नली है। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत कितनी लंबी होती है? लगभग 7.5 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। यकृत पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसी को पित्ताशय कहते हैं। किसको पित्ताशय कहते हैं? यकृत पित्त रस को स्रावित करती है, वही एक थैली में संग्रहित होता रहता है और उसी को कहते हैं पित्ताशय। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय अमाशय के नीचे स्थित होती है। पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथि हैं लाला ग्रंथि, यकृत एवं अग्नाशय। अमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती हैं। ये तीन तो स्रावित ही करती हैं, मुख्य हैं, और इसके अलावा अमाशय की भित्ति और क्षुद्रांत की भित्ति ये भी पाचक रस स्रावित करती हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके पाचन में? वसा के पाचन में। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा किस में परिवर्तित होता है? वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन किस में? प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। यही क्या कहलाता है? अवशोषण। क्षुद्रांत की संरचना उभरी हुई अंगुली के समान होती है। दीर्घरोम का काम होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। क्या करता है? दीर्घरोम की पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ा देता है। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। ग्लूकोज का विघटन किस किस में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में। किसकी सहायता से होता है? ऑक्सीजन की सहायता से। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता अथवा अवशोषण नहीं होता बृहदांत में भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में। बृहदांत लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है बृहदांत? 1.5 मीटर। बृहदांत्र का मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसमें प्रचुरता होती है? घास में किसकी प्रचुरता होती है? सेलुलोज की। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है अमीबा? एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट पॉइंट, घास खाने वाले जंतु में निम्न तरीके से पाचन होता है। पहले वे घास को निगलकर भंडारित कर लेते हैं। यह भाग क्या कहलाता है? रुमेन कहलाता है। उसके बाद रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं। इसके बाद जंतु इसके छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रुमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं। घास खाने वाले जो जंतु होते हैं किस प्रकार से पाचन करते हैं? जब उनके सामने घास डाली जाती है तो पहले तो वो जल्दी जल्दी उस घास को निगलकर उसको भंडारित कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रुमेन कहते हैं। उसके बाद भोजन का आंशिक रूप से पाचन करते हैं जिसे जुगाल कहते हैं। जिस घास को भंडारित किए रहते हैं जंतु उसके छोटे छोटे पिंडकों के रूप में उसे मुख में फिर से लाते हैं और उसे धीरे धीरे चबा के पाचन कार्य करते हैं। दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये एक जंतु है, ये इसकी ग्रसिका है
और यहाँ पे ये रुमेन है, यहाँ पे ये घास को इकट्ठा करते हैं। ये क्षुद्रांत है, छोटी आंत। ये पूरा अमाशय है। ये बृहदांत्र है। तो ये कैसे भोजन का पाचन करते हैं? पहले घास को इकट्ठा निगल लेते हैं और उसके बाद उसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाते हैं और उसे धीरे धीरे चबाते रहते हैं। इसी को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। और ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अमीबा सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अमीबा का पाचन खाद्य धानी में होता है। क्या करता है अमीबा? एक एक कोश की पादप है और ये सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अमीबा एक एक कोश की जीव है। ये सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। ये देखिए, ये है अमीबा और इसका जो पाचन होता है कहाँ पे होता है? खाद्य धानी में। खाद्य धानियाँ इसमें कौन सी हैं? ये जो देखिए, ये ब्लू कलर की दिख रही हैं, ये खाद्य धानियाँ हैं। और ये खाद्य कणिका है। ये केंद्रक होता है रेड कलर का। और ये बहिक्षेपित अपशिष्ट होते हैं। तो ये हो गया अमीबा। अमीबा एक एक कोश की जीव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। मंड का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। बड़ी आंत में जाकर कुछ लवणों का अवशोषण होता है। मंड का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है। मानव शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ इनेमल होता है। क्या होता है कठोरतम पदार्थ मानव शरीर का? इनेमल। पचे हुए भोजन का अवशोषण करने वाली अंगुली जैसी संरचना रसांगुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या है प्रक्रिया? एंजाइम। भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया है एंजाइम। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं जिन्हें लार स्रावित होता है। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जिनसे लार स्रावित होता है। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन शामिल होते हैं। क्या होता है पोषण में? सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर उसका पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण और फिर निष्कासन। जिस भोजन का अवशोषण पाचन नहीं होता उनको निष्कासित कर दिया जाता है। अब देखेंगे अध्याय 3, रेशों से वस्त्र तक। ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहा जाता है। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त होता है। रेशम फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। रेशम फाइबर कैसे प्राप्त होता है? रेशम कीट के कोकून से। वायु ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है वायु ऊष्मा का? कुचालक। रेशम 2 प्रकार के होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल, त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है याक की ऊन? तिब्बत और लद्दाख में। अंगोरा ऊन अंगोरा नस्ल की बकरी से पाई जाती है जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी के त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं जिनसे पश्मीना शालें बनाई जाती हैं। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और अल्पेका नामक ऊँट से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। किनसे कौन कौन से ऊँट से? लामा और अल्पेका नामक ऊँट से। भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें लोही, रामपुर बुसियार, नाली, बाखरवाल, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी, ये क्या है? भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें हैं। रेशों से ऊन में संसाधित करने की निम्नलिखित प्रक्रिया है। ऊन की कटाई। रेशों से ऊन संसाधित कैसे कर सकते हैं? ऊन की कटाई के द्वारा, अभिमार्जन के द्वारा, छटाई के द्वारा, बालों को सुखाकर, रंगाई और रीलिंग के द्वारा। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं रेशों के संशोधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। बाल कैसे रेशे प्रदान करते हैं? ऊनी रेशे। और इन्हीं रेशों को से क्या बनाया जाता है? ऊन का धागा। रेशम सिल्क के रेशे भी जांतव होते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट क्या होता है? रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट पहले अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं।
सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट होता है। टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं। शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है। नेक्स्ट पॉइंट, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीटों को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम उत्पादन में पहला स्थान चीन का है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है भेड़ों की संख्या की दृष्टि से? भारत का तीसरा। पहला किसका है? चीन का, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का और तीसरा भारत का। आज का वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अध्याय के साथ मिलेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड PDF आपको प्राप्त हो सकेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।